अभी श्रम संहिताओं के आधार पर पिछले जो भी अधिकार था वो सब अधिकार छीन लिया। बाद में बोल रहा है खाना छीन लिया। हाँ, खाना छीन के अभी बोल रहा है देखो आपको पिकल दे दूंगा। मजदूरों की जान से खेल रहे हो, इसीलिए हमने बोला ये जेनोसाइडल अटैक है। क्या इसको मजदूर संघ बोल सकते हैं? अरे यार, बीएमएस को भारतीय मजदूर संघ के बुलावा बोल दो भारतीय मालिक के संघ। देखिए ना, ऐसे लोग तो महाभारत के काल से भी थे। कर्ण जो था पांडवों के बड़ा भाई था, फिर भी वो दुर्योधन के साथ मिल गया नमक के कारण। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। जैसे आप जान रहे हैं, कल शाम को जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स को नोटिफाई कर दिया है और वो अब कानून की शक्ल में हमारे सामने आ चुके हैं। वो 4 लेबर कोड जो हैं उनमें चारों का विरोध लगातार किसान सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो है वो पिछले कई सालों से करते, जब से इसकी चर्चा शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत पिछले 5 साल से लगातार सेंट्रल ट्रेड यूनियंस इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करती रही। लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र सरकार ने कल जिस तरीके से लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है, इस पर क्या आपत्तियां हैं? जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, बीएमएस जो संघ की ट्रेड यूनियन है, उसको छोड़ के लगभग सभी ट्रेड यूनियंस ने इसका विरोध किया है और उसके खिलाफ संयुक्त बयान दिया है। वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जब अपने स्टेटमेंट निकाला उसमें कई कठोर शब्दों का इस्तेमाल तक किया है। इसको वर्चुअल गुलामी तक कहा है, इसको जेनोसाइडल अटैक तक कहा है। तो ऐसी क्या है जो मजदूर वर्ग इसका विरोध कर रहा है, जबकि सरकार इसको मजदूरों के हित में सबसे बड़ा कानून बता रही है? तो इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लीडर के उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश, सबसे पहला सवाल तो यही, जो सब सरकार कह रही है जो इतना मजदूरों के हितैषी कानून है, तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये थोड़ी मजदूर की हितैषी है, ये तो मालिक की हितैषी है। इसलिए हमने बोला है कि ये प्रो एम्प्लॉयर है, एंटी वर्कर है। मजदूर की चमचागिरी करना हो तो इससे ज्यादा चमचागिरी कोई नहीं कर सकता। ये सरकार तो वही करने के लिए गई है। इसीलिए 5 साल से हमने इसके विरोध कर रहे थे। जैसे ही कोड ऑन वेजेस को इन्होंने 2019 अगस्त में पार्लियामेंट ने अपना लिया, पास कर दिया, तभी समय से हमने इसके विरोध में लगे थे। और वो जनवरी में 2020 में पूरे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मिलके बीएमएस को छोड़ के, जैसे आपने बोला, एक हड़ताल पे गए थे। और जब सितंबर 2020 में और 3 कोडों को उन्होंने पार्लियामेंट में पास किया, हाँ। पार्लियामेंट में पास किया, हाँ। वैसे ही फिर से हमने आंदोलन पे उतरे। और नवंबर 26 को 2020 में जिस दिन ये संयुक्त किसान मोर्चे की जो दिल्ली चलो शुरू हुआ, उसी दिन हमने भी हड़ताल पे गए थे, जनरल स्ट्राइक पर। और आखिरी अभी जुलाई 9 तारीख को 25 करोड़ मजदूर आम हड़ताल पर उतरे थे। 5 से 6 साल से हम इसको प्रतिरोध करते आए, अवज्ञा करते आए। हाँ, उसको जुझाड़ूपन की तरफ से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी कल अचानक धोखेदारी से, मैं बोलना चाहता हूं धोखेदारी से, बिना हमसे बात किए हुए उन्होंने लागू कर दिया, नोटिफाई कर दिया। और बोला है ये तो मजदूर के हित में है। ये अगर थोड़ी मजदूर के हित में है, 5-6 साल से आप क्यों रोक के रखे थे? ये मुद्दा है ना। 5-6 साल से आप लोग से बात कर रहे थे, समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। कहां बात किया? सरकार ने तो अपने बयान में लिखा है जो त्रिपक्षीय बातचीत के बाद इसको ये एकदम फ्रॉड है, एकदम झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना तो इनका आदत है, 11 साल से यही बोलते आया। तो आप कह रहे हैं एक भी बीच में त्रिपक्षीय बातचीत नहीं हुई? नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। 2015 में जब इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, उसके बाद क्या इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाया है? ये लोग बोलने दीजिए, कहां बुलाए इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस? इन्होंने कभी भी नहीं बुलाया इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। हम अक्सर बोलते आए, देखिए ना, ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन की जो आईएलओ की कन्वेंशन है, जो रिकमेंडेशन है, उसके आधार पर तो आपको मालिक के प्रतिनिधियों के साथ और मजदूर के प्रतिनिधियों के साथ बात तो करना है। और ये बात करने के लिए ये ढांचा था पूरे भारत देश में, जो 1942 से है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रिटिश के जमाने के सरकार में श्रम के पोर्टफोलियो देखते थे, उस समय से शुरू हुआ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाना। 1942 से था जो ढांचा, उसको आपने एकदम खत्म कर दिया 2015 में। उसके बाद इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया। यह है मुद्दा। जब मनसुख मांडविया जी मिनिस्टर बने
लेबर मिनिस्टर बने, तो उन्होंने अगस्त में हमको इंट्रोडक्टरी मीटिंग बुलाया था। उस समय में हम सभी ने बोला, आप अगर लेबर कोड्स को जारी करना चाहते हो, लागू करना चाहते हो, पहले इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को बुलाओ। हम एक एक सेक्शन के ऊपर हमारा राय दिया है, हमने ये बोला है इसमें क्या क्या संशोधन होना है, इसमें क्या क्या एंटी वर्कर है, फिर भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा सर, आप चूंकि ये तो सरकार की आप बोल रहे हैं त्रिपक्षीय बातचीत आपकी नहीं हुई, और लेकिन सरकार कह रही है जब हमने त्रिपक्षीय बातचीत करी। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, आप लोगों का विरोध किस बातों पर है? जो सरकार जो कोडिफिकेशन कह रही है इसको, जो श्रम कानून थे, कानून को हटा के कोडिफिकेशन किया है, इस कोडिफिकेशन से आप लोगों को क्या आपत्ति है? देखिए ना, 29 जो श्रम कानून थे उनको उन्होंने रिपील कर दिया, रिपील करके ये 4 लेबर कोड्स लेके आया। ये 4 लेबर कोड्स में पहला मैं बोलूंगा 2019 में उन्होंने तो कोड ऑन वेजेस लेके आया ना, 2019 में कोड ऑन वेजेस लेके आया। उसमें क्या बोला है, इस देश में जो कम से कम वेतन था वो न्यूनतम वेतन था। न्यूनतम वेतन को तय करने के लिए 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का फार्मूला है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट का रप्टको ब्रेक्ट जजमेंट का ये है, दोनों मिला के न्यूनतम वेतन को तय करते थे। आपने कोड ऑन वेजेस में नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस लेके आ गया। नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस को कैसे आप तय करोगे? नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस के लिए क्या 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का फार्मूला जारी होगा या रप्टको ब्रेक्ट का जजमेंट का लागू करेंगे आप? नहीं ना। न्यूनतम वेतन के नीचे एक लेके आ गया नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस, और बोल दिया गया कि ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस तय करेंगे। जब तक वो नहीं तय होगा, राज्य सरकारों का जो अधिकार है न्यूनतम वेतन को फिक्स करने का, वो भी नहीं तय होगा। उसका मतलब क्या है? आप गुलामी वेतन को देते हुए मजदूरों से काम करवाना चाहते हो। और संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिविंग वेजेस का मुद्दा है, फेयर वेजेस का मुद्दा है। 75 साल संविधान के बाद भी आप लिविंग वेजेस के लिए फॉर्मूला क्या है बोल नहीं रहे हो, और फेयर वेजेस के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो। उसका मतलब क्या है? एक है, ऐसे ही हर एक श्रम संहिता में जो अधिकार हमने लिया था लड़के, अनेक साल लड़के अधिकार लिया था, सब अधिकार को एक के बाद एक आपने छीन लिया है लेबर कोड से। अच्छा, चूंकि मैं ना बहुत दिनों तक लेबर ही कवर करता था, दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास, तो हमें लगता था लेबर कानून को और मजबूत होने की जरूरत है मजदूरों के पक्ष में, क्योंकि बहुत सारी, चाहे सेफ्टी के सवाल हो, चाहे मिनिमम वेज इम्प्लीमेंटेशन का सवाल हो। तो आपको क्या लगता है ये जो कानून लेके आए, इनमें कौन सी ऐसी बुलेट पॉइंट्स है जिसको लगता है आपको जो ये चीज दिक्कत कर रही है? जैसे आप कह रहे हैं आपने लगातार संघर्ष करके कोई कानून हासिल किए थे और सरकार ने उसको खत्म कर दिया है, वो क्या है जिससे मजदूर वर्ग को सीधा असर पड़ रहा है? देखिए ना, ये जो ट्रेड यूनियन बनाने की हमारा अधिकार था उस और आपने पाबंदी लगा दिया। ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हम आसानी से जैसे हम बनते थे पहले। एक बात है, ट्रेड यूनियन बनाने के बाद जो हमारा अधिकार था जैसे हड़ताल पर जाने का, उस पर भी पाबंदी लगा दिया। अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में जो मुद्दा है हड़ताल पर जाने के लिए, उसको एक के ऊपर एक को उसका पढ़ते जाएंगे ना, आपको मालूम हो जाएगा कि आप हड़ताल पे ही नहीं जा सकते हो। ऐसा एक बना दिया। अगर आप हड़ताल पे जाते हो ना, हड़ताल पे जाओगे तो हर एक मजदूर जो हड़ताल पे जाता है उसको एक दिन के लिए 100 रुपया जुर्माना लगेगा। और जो हड़ताल पे जाने के लिए जो लीड करते हैं, जो मजदूर के नेता होते हैं, उनको तो आप जेल में भेजोगे, उनको जो एडवाइस करते हैं उनको भी जेल में भेजोगे। देखिए ना, हड़ताल को आपने क्रिमिनलाइज कर दिया, मगर मालिकों की जो भी उल्लंघन करते हैं श्रम संहिताओं को, श्रम कानून को, उसको आपने तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया। यही मुद्दा, मालिकों को ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करो, मजदूरों के अधिकार अगर वो चलाना चाहते हैं उसको क्रिमिनलाइज करो। वो कैसे मान सकते हैं? वो एक बात है। और दूसरा बात क्या है, हायर एंड फायर के लिए ये श्रम संहिता है, मौका देता है, जब चाहे ले लो, जब चाहे भगा दो उसको। अभी बोला है अपॉइंटमेंट लेटर देगा। अपॉइंटमेंट लेटर किसके लिए देगा? फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। जो अग्निवीर लगाया है ना डिफेंस में, आर्मी में, वैसे हर एक फैक्ट्री में ऐसे ही अग्निवीर लगा देंगे वो लोग।
ये है। इसीलिए ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर देगा, क्योंकि जो मजदूर 1 साल के लिए 3 साल के लिए नियुक्ति होता है उसको कौन लोन देता है, कौन सा बैंक देता है? अगर वो लोन नहीं ले सकता, क्या गाड़ी खरीद सकता, क्या मकान बना सकता? अगर वो नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगा आपका? ये मुद्दा है। ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और जब चाहे तब चटनी करने के लिए अधिकार दे रहे हो। अब क्या था, 100 से ज्यादा अगर कोई भी फैक्ट्री में मजदूर होते थे तब उनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के से परमिशन लेना था, ले ऑफ करने के लिए, रिट्रेंच करने के लिए और क्लोजर करने के लिए। अब क्या बना दिया आपने? 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज का 300 से ज्यादा अगर बोल दिया तो 90% फैक्ट्रियों को बिना गवर्नमेंट की परमिशन आप ले ऑफ कर सकते हो, रिट्रेंच कर सकते हो और क्लोजर कर सकते हो। उसका मतलब क्या है? वहां के मजदूर क्या होंगे? अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कानून लेके आते हुए आप लोगों ने क्या कर दिया? एक और मजदूरों के अधिकार को छीन लिया, दूसरे ओर राज्य सरकारों का भी अधिकार छीन लिया आपने, क्योंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो कहीं कहीं बहुत सारे फैक्ट्रियों में राज्य सरकार है। अगर राज्य सरकार मानेगा, देखेगा, समझेगा कि नहीं ये फैक्ट्री को बंद नहीं होना है, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। अगर 90% फैक्ट्रियों को जब चाहे जब ले ऑफ करने के लिए, रिट्रेंच करने के लिए, बंद करने के लिए मौका दे देंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगा? अच्छा, आप लोगों को इसमें कुछ बेहतर सरकार ने जो अपने स्टेटमेंट्स में बताए हैं, इसके बहुत सारी बताया जो इसमें मजदूरों के हक में है, आप लोगों को उसमें मजदूरों का हक नहीं दिख रहा क्या? चाहे गिग वर्कर की बात हो। गिग वर्कर में क्या बोला है उन्होंने? गिग वर्कर में केवल सोशल सिक्योरिटी के लिए बोला है। हाँ, गिग वर्कर अभी तो कुछ भी नहीं है ना उनके पास। सुनिए ना, गिग वर्कर के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बारे में बोला है? 8 घंटे के काम के लिए बोला है क्या? कोई सुविधा के लिए बोला है क्या? उनके लिए मिनिमम वेजेस के लिए बोला है? कुछ नहीं है, केवल सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी का बात ये लेबर कोड्स के बिना भी कर सकते थे। कई स्टेट्स में कानून बना है। कई स्टेट्स में बना दिया, उसमें बहुत सारे कमजोरियां है। और एक बात मैं बोलूं, जब प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के लिए मजदूरों की रक्षण के लिए ILO में अभी जो हुआ जून में, ILO में एक स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए चर्चा हो रहा था, तब यही सरकार उसके खिलाफ मतदान दिया। इंटरनेशनल फोरम में जाके बोलता है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की मजदूरों के लिए रक्षण करने के लिए कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। यहां आके बोलता है कुछ को उनको सोशल सिक्योरिटी देते हुए बोलता है कि हमने बहुत सारे कर दिया। अच्छा, इसमें सरकार 2-3 चीजें और बता रही हैं जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो ये बोल रहे राइट टू मिनिमम वेज पेमेंट, टाइमली पेमेंट होगा 7 तारीख को। अरे देखिए ना, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है 75 साल से इस देश में है। 75 साल की इस देश की जो कानून था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उसमें अगर कहीं भी 1000 से कम मजदूर होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, 7 तारीख के अंदर उनको मजदूरी देना है। और कहीं भी अगर कोई जगह पे 1000 से ज्यादा है, उनको तो 10 तारीख के अंदर देना है। अगर उस तारीख के बाद वो देंगे ना, एक दिन भी, वो बोल दिया जाता था डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस। वो डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी होते थे, क्वालिटी जुडिशियल अथॉरिटी होते थे, उनके सामने हम क्लेम कर सकते थे। क्लेम करने पर 10 गुना उन पर जुर्माना डाल के वो दिलाते थे। अभी क्या हो गया? जुर्माना नहीं डाल सकते। अगर आप पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी के पास जाएगा ना, वो बोलेगा चलो मैंने उसको बोल देंगे। किसको? मालिक को। जैसे वो बोल देगा मालिक को बोलने के बाद अगर वो मालिक पे कर दिया 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, नो कोई जुर्माना नहीं, समझौता हो गया ना। समझौता हो गया। जो ऑफेंसेस करते थे पेमेंट ऑफ वेजेस के एक्ट, ऑफेंस जिसको बोल दिया जाता था डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस वाज एन ऑफेंस मालिकों का। वो अपराध को आपने निरपराध बना दिया और बोल रहे टाइमली पेमेंट करते हो। इसी से तो व्यापार बढ़ेगा ना, व्यापारी डर जाता है। अब ऐसे श्रम कानून थे जिस पर डर था व्यापारियों को या मालिकों को डर होता था, इसलिए उन्होंने बोला तो है जिससे अपने क्या बोलते हैं कोडिफिकेशन, उसमें उन्होंने बताया तो है, जिससे सरलीकरण करने की कोशिश हुई है। देखिए ना, सरलीकरण का मतलब क्या होता है? सरलीकरण का मतलब होता है हमारा अधिकार को लेने के लिए सुविधा करना। हमारा अधिकार को छीनना क्या कोई सरलीकरण होता है? संविधान में ये हमारा हक है, मूलभूत अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट को आप छीनते हुए आप बोल रहे हो सरलीकरण।
वो बोल रहे हैं ईज ऑफ बिजनेस, हम मांग रहे हैं ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ वर्किंग, ईज ऑफ अर्निंग। ये ईज ऑफ लिविंग के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए, ईज ऑफ अर्निंग के लिए दिक्कत खड़ा कर रही है ईज ऑफ बिजनेस के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ईज ऑफ लिविंग को खतरे में डाल रहा है। अच्छा, मैं समझ नहीं, मैं जब ये पढ़ रहा था, जब अभी आपसे चर्चा भी हो रही थी, जब पीआईबी ने पूरा स्टेटमेंट दिया है, उसको जब पढ़ते हैं ना, कोडिफिकेशन क्यों किया गया है, तो उसमें जितनी आखिरी में बताया गया है, ये है जैसे इम्प्लीमेंटेशन का सवाल हो, बहुत सारी बाधाएं हैं कानून में, इसलिए इसको सरल किया जा रहा है। उसमें ऐसा लग रहा है वो उद्योगों को ज्यादा सरलीकरण करने, मालिकों के पक्ष में ज्यादा, तो लेकिन इसको कर रहा है श्रम विभाग। नहीं, वो क्या है, देखिए ना, ये लेबर मिनिस्ट्री जो है, लेबर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके दायरे में आता है ये श्रम कानून। मगर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री या कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होता है, उनका अधिकार ज्यादा होता है, यह है मुद्दा। और एक बात क्या है, ये पूरे के पूरे अगर आप देखोगे श्रम कानूनों को, ये श्रम कानूनों को, जैसे हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत सारे मुद्दे हैं जो श्रमिकों के हित में सरकार को करना है। हाँ, इसीलिए 1967 में उस समय का जो सरकार था, उन्होंने फर्स्ट लेबर कमीशन को गठित किया था, नेशनल लेबर कमीशन को। जस्टिस पीबी गजेंद्रकर उसका चेयरमैन थे। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे उस समय की सरकार के लिए। वो रिकमेंडेशन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट आया, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया, बहुत सारे आए थे। अभी भी वो रिकमेंडेशन लागू नहीं हुआ है पूरे देश में। इसके बीच वाजपेयी जी का जो सरकार था 1999 में, उन्होंने सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन को गठित किया। वो सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन को चेयरमैन बनाया था रविंद्र वर्मा जी को। उस समय में ही हम सब ने उसके खिलाफ आंदोलन किया था, बोला रविंद्र वर्मा कौन है, मुरारजी देसाई की सरकार में मंत्री थे वो। और उसी समय में उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड लेके आने के लिए कोशिश किया था। उसके खिलाफ सब मिलके, इंक्लूडिंग बीएमएस को भी मिलते हुए हमने लड़े थे, वापस लेना पड़ा मुरारजी देसाई सरकार को। वही शख्स को आपने सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन का चेयरमैन बना दिया। उन्होंने जो सिफारिश दिया न्यू लिबरल पॉलिसीज के लिए, नवोदारवाद की नीतियों के आधार पर श्रम कानूनों को बदलना है, क्योंकि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था उसके आधार पर इन्होंने ये श्रम संहिताओं को लेके आया। 2002 से वो रिकमेंडेशंस को लागू करने से हमने रोक के रखा था। बाद में जब ये कह रहे हैं जो वाजपेयी की जो पहली सरकार थी एनडीए, हाँ, वहां से शुरुआत हुआ है इसका शिलान्यास किया वाजपेयी जी, और उसका उद्घाटन कर रहे मोदी जी। अभी उसको पूजा पाठ शुरू कर दिया अभी कल से। अच्छा, मैं एक चीज और, जैसे दिल्ली एनसीआर में हम लोग रहते हैं, तो जो मजदूर है ना, मुझे नहीं लगता अभी जो वर्तमान कानून में से कोई लाभ मिल रहा है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आबादी, जिसको मिनिमम वेज कोई लाभ नहीं मिल रहा है, या कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उन मजदूरों को आप लोग कैसे समझाएंगे जो ये कानून है वो गलत का, उसमें आपके अधिकार थे, लेकिन अब जो नया कोड आया उसमें आपको कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए तो ना उस कानून में कोई अधिकार उसको दिख रहा था ना अब कोई, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप देखिए सैकड़ों मजदूर एक साल के अंदर कम से कम फैक्ट्री में जो हत्याएं, मतलब हत्या ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि इस तरह से आगजनी की घटनाएं होती हैं, उसमें मजदूर जल के मर रहा है। मिनिमम वेज में 10% मजदूरों को नहीं मिलता दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो उन मजदूरों के लिए आप आसान भाषा में कैसे समझाएंगे जो वो लोग आपकी संघर्ष में, जो ट्रेड यूनियन से लड़ रही हैं, उस संघर्ष में वो शामिल हों और लेबर कोड का विरोध करें? देखिए ना, वो जो क्या है, जो पहले श्रम कानून थे उनमें कुछ दिक्कतें थे। उसके जो सीमा की पाबंदी थी, जैसे अगर कोई फैक्ट्री में बिजली के साथ 10 से कम मजदूर होते तो वहां पे फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता था। बिना बिजली के 20 से कम मजदूर होते, वहां पे फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता था। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के लिए, भविष्य निधि जो बोलते हैं ना, वो पीएफ बोलते हैं ना, उसके लिए अगर कहीं भी 15 से कम मजदूर है वहां पे वो लागू नहीं होता था। ईएसआई के लिए कहीं भी अगर 10 से कम मजदूर है
वहां लागू होता ना। इसमें तो लेबर कोड में 10 से कम वालों को भी दे रही सुनिए है। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ वही मुद्दे पर आ रहा हूँ। वो लागू नहीं होता था। हमने ये मांग रखा था, ये सीमा की पाबंदी जो है उसको निकाल दो। अगर कहीं भी 1 या 2 मजदूर होगा तो भी वहां पे ईपीएफ लागू होना है, ईएसए लागू होना है, फैक्ट्रीज एक्ट लागू होना है और सभी श्रम कानूनों को लागू करना है कि हम मांग रहे थे, ग्रेच्युटी को भी मिला के। मगर ये संशोधन लाने के लिए वो कोशिश नहीं कर रहे थे, पूरे सरकार जो भी आए। हमारा जो मांग थे उसको पूरा नहीं किया, उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। अभी श्रम संहिताओं के आधार पर पिछले जो भी अधिकार था वो सब अधिकार छीन लिया। बाद में बोल रहा है खाना छीन लिया। हाँ, खाना छीन के अभी बोल रहा है देखो आपको पिकल दे दूंगा, अचार दे दूंगा। खाने के बिना अचार क्या करोगे? ये बात है। हमारा पूरे के पूरे अधिकार छीन के, वो तो पाबंदी, सीमा की पाबंदी तो वैसे ही है, उसको तो आपने कम नहीं किया। सीमा को पाबंदी ऐसे ही रखते हुए आप बोल रहे हो को इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए ना, इससे पहले क्या किया, फैक्ट्रीज एक्ट के साथ साथ बॉयलर्स एक्ट भी था। बॉयलर्स एक्ट को ब्रिटिश के जमाने में लेके आया था। जन विश्वास एक्ट जो इन्होंने लेके आया अभी पिछले साल से पिछले साल 2023 में, उसमें बॉयलर्स एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस ऑफ एम्प्लॉयर्स थे उसको आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। वो डीक्रिमिनलाइज करने के बावजूद 2018 से 2022 तक पूरे भारत देश में ओनली 35% ऑफ द एक्सीडेंट्स आर रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू लेबर ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स। वो 35% में 15,000 एक्सीडेंट्स हुआ है। 15,000 एक्सीडेंट में 4,500 मजदूर मर गए हैं 4 साल में। इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं, किसी की नहीं है, यह हादसा है। जब 4,500 मजदूर मर गए फैक्ट्री के अंदर, जिसका 90% रीजन था बॉयलर्स का एक्सप्लोजन, गैस लीक, उस समय में आप क्या कर रहे हो, बॉयलर्स एक्ट में जो भी आपराधिक ऑफेंसेस थे उनको तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अभी बोल रहे हैं कि अगर बॉयलर्स एक्सप्लोजन हो जाएगा, गैस लीक हो जाएगा, उससे कोई मजदूर मर जाएगा, उस पर जो उसके मालिक को जेल भेजने की प्रावधान था उसको निकाल के आपने कर दिया। देखो लाखों में आपको मिलता है क्या कंपेंसेशन। अरे जान ले लो, बाद में लाखों में दे दो। अरे अरबों करोड़ों की व्यवहार करने वाले मालिक को लाखों देने में क्या दिक्कत होगा, मगर उसको तो एक दिन जेल जाने में तो दिक्कत हो जाता था। और सेफ्टी पे इतना कॉस्ट है, सेफ्टी जो मेजर्स लेना है उसमें जो कॉस्ट है वो कटिंग कर रहा है। जन विश्वास एक्ट के आधार पर और ये लेबर कोड्स के आधार पर मजदूरों की जान से खेल रहे हो, इसीलिए हमने बोला ये जेनोसाइडल अटैक है। काफी सख्त शब्द है। हाँ, जेनोसाइडल अटैक इसलिए हमने बोला कि देखो ना, वो इसराइल तो बम डाल के मरवा रहा है पैलेस्टीनियों को, ये एक्ट के जरिए, कोड के जरिए मजदूरों को मरवा रहा है। केवल कानून लेके आते हुए बम, ये तो बम भी है लेबर कोड, मजदूरों की जिंदगी के ऊपर डालने वाले खतरनाक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सरकार तो बोल रहे हैं। ये जेनोसाइडल अटैक है ऑन द राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ द वर्कर्स। ये है, इसलिए हमने बोला, सभी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने बोला, केवल मैं थोड़ी सीआईटी वाले बोल रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, बीएमएस, चूंकि जब मैं शुरू में हम लोग लेबर कोड लिखते थे तो उसका 2 कोड्स पे आपत्ति था, 2 कोड पे सहमति था जो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो हम इसका सपोर्ट कर देंगे। अभी बीएमएस ने इसको नोटिफाई होने के बाद सपोर्ट कर दिया। इन सब बीचों में कुछ संशोधन हुए हैं क्या लेबर कोड्स में, जो उसकी मांग थी उसके हिसाब से? देखिए ना, वो लोग ना बीएमएस वाले, भारतीय मजदूर संघ बोलते हैं, आरएसएस का एफिलिएट हुए हैं, उनको तो संघ की चाकरी करने में ही जिंदगी गुजर गए। मजदूरों की थोड़ी हित करने वाले हैं वो लोग। देखिए ना, 20 तारीख को जब फाइनेंस मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाया था, शाम को 5 बजे उन्होंने बोला, 20 तारीख की शाम को 5 बजे उन्होंने बोला हम 2 कोड पर राजी है। कौन सी कोड? एक वेजेस कोड और दूसरा श्रम सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा कोड। और दूसरे 2 कोड जो है आईआर कोड और ओएसएच कोड, उसमें हमारा कुछ ये है, मांग है। अगर वो मांग को लेते हुए आप संशोधन करोगे ना, हम मान लेंगे। 20 तारीख शाम 5 बजे ये बोला और 21 तारीख शाम 5 बजे को उन्होंने एक बयान निकाल दिया, बोला कि वी वेलकम ऑल 4 लेबर कोड्स और विल कोऑपरेट टू इंप्लीमेंट दैट।
अरे लोग मजदूरों को मरवाने के लिए आप कोऑपरेट करोगे? ये क्या बात है? क्या इसको मजदूर संघ बोल सकते हैं? अरे यार, बीएमएस को भारतीय मजदूर संघ के बुलावा बोल दो भारतीय मालिक के संघ, ठीक होगा। मजदूर संघ थोड़ी हो सकता है। अच्छा, आपने जो बोला था 24 आवर्स पहले, उसको भी माना नहीं सरकार, फिर भी आपने उसको लागू करने के लिए पूरा कोऑपरेट करोगे? वो कैसे हो सकता है? देखिए ना, ऐसे लोग तो महाभारत के काल से भी थे। कर्ण जो था पांडवों के बड़ा भाई था, फिर भी वो दुर्योधन के साथ मिल गया नमक के कारण। तो आप कह रहे हैं बीएमएस सरकार का नमक खाती है इसलिए सरकार हाँ। के साथ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय कम है। अब दो चीजें इस पर, सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आता था लेबर कोड कवर करते हुए, ये था जो ई लेबर कोड्स आने के बाद मजदूरों की जो आंदोलनात्मक शक्ति होगी या संघर्ष की जो ताकत है वो कमजोर करने की कोशिश हो रही है, चाहे हड़ताल पर पाबंदी हो, ट्रेड यूनियन बनाने की। तो क्या डिफरेंस आया है, जल्दी से आप समझा पाए इसको, जो उसमें क्या अधिकार थे मजदूरों के और इसमें लेबर कोड्स आने के बाद कौन से अधिकार हैं जो संघर्ष करने के वो खत्म हो रहे हैं? देखिए ना, जब हम यूनियन बनाने के अधिकार को छीन लिया जाता है, इसमें है ना 50%, 51% हाँ, आपके साथ होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। यह है, जब यूनियन बनाने के अधिकार छीन लिया जाता है और यूनियन में जिसको हम लीडर बनाना चाहते हैं, हाँ, उस पर पाबंदी लगा देते हो। क्या वो समझे है कि वो यूनियन बनाना छोड़ देंगे मजदूर? जहां पे आपका पूरे के पूरे अधिकार छीन लिया जाता है, तब मजदूरों की इतिहास ये बोलता है, पूरे दुनिया का इतिहास, जहां पे अधिकार छीन लिया जाता है वहां पे आंदोलन ज्यादा होता है, अधिकार को वापस लेने की भी ताकत मजदूरों के अंदर है, मजदूर वर्ग के अंदर है, ये बात है। दूसरा और ये मजदूरों को चटनी करने की मौका दो जो दिया आपने मालिकों के लिए ना, ये भी देखना है। देखिए ना, 1981 से लेके 81 में 1981 में जो नेट वैल्यू एडिशन होता था फैक्ट्रियों में, उसमें 30% से ज्यादा मजदूरों की मजदूरी की हिस्सा होता था। अभी वो घट के 17% हो गया, इसलिए आधी मजदूरी कम हो गई है, कम होगी। और उसी समय में मालिकों का मुनाफा होता था कितना, 23%। अभी वो बढ़ के 52% हो गया। जिनका मुनाफा का हिस्सा 52% हो गया है, उनको और भी ताकत मिलती है इससे। जिनका मजदूरी का हिस्सा आधे से ज्यादा घट गया, उनको और भी नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम बोल रहे थे, ये जो सरकार है ना, ये कारपोरेट पूंजीपतियों की सरकार है, उनकी दलाली करते हैं लोग। यही तो हो रहा है हमारे देश में, एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों की जो खर्च करने की शक्ति लगातार कम हो रही है। तो ये अब इसका विरोध ट्रेड यूनियंस कैसे करेंगे? क्योंकि मैं कल से ही देख रहा हूँ छुटपुट तरीके से फैक्ट्रीज गेट पे प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। नहीं देखिए तो ना, इसका आगे का रास्ता क्या है ट्रेड यूनियंस के लिए? देखिए ना, कल जब वो नोटिफिकेशन लागू कर दिया उन्होंने, हाँ, लागू करते ही कल शाम को हम सभी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलके एक बयान जारी कर दिया और बोल दिया गया, कल सुबह से जब फैक्ट्री खुलते हैं उसी समय से हमारा रेसिस्टेंस और डिफेंस शुरू हो जाएगा, प्रतिरोध और अवज्ञा शुरू हो जाएगा। वही बयान के आधार पर आज सुबह 5:30 बजे से बहुत सारे फैक्ट्रियों के सामने, फैक्ट्री के अंदर जाने से पहले नोटिफिकेशन को जला के गए अंदर। हाँ, शुरू हो गया आज से। और आज से सभी फैक्ट्रियों में ब्लैक बैडजेस लगा के काम करेंगे लोग, हमारा मजदूर। और सभी हमारा जो भी मजदूरों की रहने वाले बस्ती है, वहां पे भी इसके खिलाफ हमारा मजदूर बात करना शुरू कर देंगे। और 26 नवंबर को, जिस दिन को आप बोलते हैं संविधान दिवस, उस दिन जब हमारा संवैधानिक अधिकार को आप खत्म कर रहे हो, 26 नवंबर भारत के इतिहास में प्रतिरोध दिवस भी हो गया। हाँ, किसान आंदोलन की शुरुआत और मजदूर संघ का हड़ताल। अभी क्या हो गया 2020 के बाद से? वो 26 नवंबर को पूरे देश में हमने किया है। वो 26 नवंबर होगा डे ऑफ रेसिस्टेंस और डिफेंस। केवल डे ऑफ रेसिस्टेंस और डिफेंस नहीं, कॉम्बैटिव रेसिस्टेंस एंड डिफेंस होगा। उसके बाद हम सभी मिलके
आगे कैसे हमारा रणनीति होना है। जब तक ये लेबर कोड्स को आप रिपील नहीं करोगे तब तक ये मजदूरों की संयुक्त आंदोलन रुकेगा नहीं। आपको उम्मीद है सरकार कानून वापस लेगी? अरे वापस लेना ही है उनको, क्या रास्ता है उनके सामने। वो 3 कृषि कानून, काला कृषि कानून को वापस लिया ना, वैसे ही इसको भी लेना ही है आपको, और कोई रास्ता नहीं है आपके सामने। सुधार की कोई गुंजाइश लेबर कोड्स में, अगर सरकार आपके कुछ अगर सुधार करना चाहते हो ना, तब ये नोटिफिकेशन को रोको और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को बुलाओ। अगर आप में कम से कम प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, इस देश की रियासत पर विश्वास है, पहले इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को बुलाओ। क्यों डरते हो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में आके मजदूरों की प्रतिनिधियों को फेस करने के लिए? क्योंकि अब सभी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन होता था प्रधानमंत्री से। ये प्रधानमंत्री तो 2015 से डर रहा है मजदूरों की इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के सामने आने के लिए। हालांकि इस बीच में बहुत सारे व्यापारियों के जो इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं वो होते हैं, वहां पे जाते हैं, मजदूरों के नहीं हो रहे। हाँ ठीक है उमेश जी, क्योंकि समय कम है, ये विषय इतना लंबा है, काफी देर बातचीत हो सकती थी, लेकिन अभी आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उमेश जी से सुना, उमेश जी ने जिस तरह से लेबर कोड्स के बारे में बताया, किस तरह से मजदूर अधिकारों पर खास तौर पर हमला है, और मजदूरों के जो अधिकार आजादी के पहले से जो संघर्ष थे, उसके बाद जो आज तक हासिल किए थे, उसको भी लगातार कम किया जा रहा है। उसके खिलाफ में सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने एक तरह का आंदोलन शुरू कर दिया है, लगातार प्रतिरोध कर रहे हैं। और सिर्फ ये आपको इंडस्ट्रियल मजदूरों में नहीं, आप देखेंगे जो जर्नलिस्ट यूनियंस हैं वो भी विरोध कर रही हैं। उन्होंने भी इस लेबर कोड्स के खिलाफ में स्टेटमेंट जारी किया है, और वो उनका भी कहना, जो उनके भी राइट्स थे, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जो था जिसमें पत्रकारों को अधिकार मिलते थे, वो भी खत्म हो रहे हैं लेबर कोड्स के जरिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संगठन है, हालांकि मुख्य धारा या जो कॉर्पोरेट मीडिया कह सकते हैं, वो आपके बीच में इस तरह खबरें नहीं लाएगा। जो देश की बहुत बड़ी आबादी पर ये कानून इफेक्ट करने वाला है, उस पर चर्चाएं हो, उस पर विमर्श हो, सरकार अपना पक्ष रखे, मजदूर संगठन अपना पक्ष रखे। हालांकि हमारे देश में एक ही पक्ष चल रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब ने ट्वीट किया है, तो ये मजदूरों के हित में श्रममेव जयते का नारा उन्होंने दिया है। लेकिन क्या ये श्रममेव जयते असल में है? इन सब विषयों पर इनसे सुना, और आगे भी जो मजदूर वर्ग का संघर्ष होगा या बाकी तमाम समाज में जो संघर्ष है और जो नीतियां बन रही है, उस पर न्यूज़ क्लिक इस तरह की चर्चा लेके आता रहेगा, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगी वो भी आपके बीच में लेकर आता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।